हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण का जैविक विकास में लैमार्कवाद। यानी पर्यावरण में अगर आप जैविक विकास की अगर बात करें तो लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तनवाद को बिना समझे आप जैविक विकास को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले लैमार्कवाद को समझना होगा। देखिए, लैमार्कवाद जो है वो साइंस का भी हिस्सा है और वो इन्वायरमेंट का भी है, इसलिए इसको समझना आवश्यक है। अगर आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप हाई स्कूल के भी हैं छात्र, तभी भी आपके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हाई स्कूल का चैप्टर है और इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। तो देखते हैं। सबसे पहली बात, लैमार्कवाद जैविक विकास का एक सिद्धांत है। अगर परीक्षा में कोई भी पूछे कि ये क्या है, किससे संबंधित है, तो जैविक विकास से। लैमार्क जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी थे ये, और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है, फिलॉसफी जूलॉजी। यह पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुस्तक में एक सिद्धांत दिया जैविक विकास के लिए, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, अर्थात उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। शब्दों को पहले जानिए, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। उपार्जित लक्षण का मतलब किसी जीव द्वारा अपने जीवन काल में जैविक रूप से ऐसे लक्षण को वो प्राप्त करे जो उसके पूर्वजों में नहीं थे या उसका वो हिस्सा नहीं रहा है, पर वो उसे पा लिया है। जैसे कोई आदमी अच्छा तीरंदाज हो सकता है, वो बहुत अच्छा तैरने वाला बना हो, वह उसके उपार्जित लक्षण है। बलवान बन जाए, पहलवान बन जाए, उसके हाथ पर बहुत लंबे और चौड़े हो जाएं, वो उसके उपार्जित लक्षण हैं। वंशानुगति का अर्थ होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशों के गुण का गति करना, यानी पहुंचना, वो कहलाता है वंशानुगति। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने, लैमार्क ने 4 तथ्य दिए थे। पहला था बड़े होने की प्रवृत्ति, दूसरा था वातावरण का प्रभाव, तीसरा था अंगों एवं उपांगों का उपयोग एवं प्रयोग, चौथा था उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। देखिए, अब इस बात को समझिए। इन्होंने पहली बात कही कि प्रत्येक जीव, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, इनमें बड़े होने की प्रवृत्ति होती है। बड़ा का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक आम इंसान की लंबाई 6 फीट है तो वो 12 फीट का भी हो जाए। नहीं, बड़े होने की प्रवृत्ति का मतलब कि अपने मौलिक जो उसकी लंबाई और चौड़ाई है, चाहे आकार है, वहाँ तक पहुँचने की प्रवृत्ति होती है प्रत्येक जीव में, और ये अनवरत चलती है जब तक कि वो उस आकार को पा न ले। दूसरा इन्होंने दिया कि वातावरण का प्रभाव, यानी उन्होंने बताया कि जीव पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अगर वातावरण में परिवर्तन होता है तो जीव के स्वभाव में, उसके आकार, संरचना, उसकी सोच, उसकी बनावट में परिवर्तन होता है, और जीव के संरचना में परिवर्तन के कारण धीरे धीरे उसके स्वभाव में ये परिवर्तन अस्थायी लक्षण की तरह दिखते हैं। अर्थात वातावरण में परिवर्तन, जीव क्या होगा, प्रभावित होगा। परिणाम उसका क्या होगा, जीव की संरचना एवं स्वभाव में अस्थायी परिवर्तन होगा, और वही उसकी अस्थायी क्या हो जाएगी, लक्षण हो जाएगा। जैसे 2 भाई हैं जुड़वा, एक को साइबेरिया ठंडे स्थान पे भेज दिया जाए और एक को गर्म रेगिस्तान में भेज दिया जाए, और वहाँ उनकी पीढ़ियाँ रहेंगी, तो धीरे धीरे उनमें अस्थायी लक्षण परिवर्तित हो जाएंगे, दिखेंगे। क्योंकि एक जो भाई है उसकी जो ख़ानदान होगी, जो सहारा में है, वो गर्मी सहने वाली होगी, जबकि एक जो भाई है जो साइबेरिया में है, वो ठंडे सहने वाली होगी। अर्थात उनमें ये गुण अस्थायी बन जाएगा। दूसरा, उन्होंने जैसे उसका उदाहरण दिया उन्होंने, जिराफ की गर्दन। जिराफ की गर्दन लंबी होने का कारण क्या है कि पहले अफ्रीका जो था वो भूमध्य रेखा के पास नहीं था,
इसलिए उसके जो मैदान थे उसमें बहुत घास थे। मध्य अफ्रीका की बात है, और वहाँ घास थे। इस तरह जिराफ उसको अपने गर्दन नीचे करके चरते थे। लेकिन जब ये भूमध्य रेखा के पास गया तो इसके आसपास के एरिया क्या हो गए, गर्मी से झुलस गए और रेगिस्तानी एरिया बन गया, और घास क्या हो गए, ख़त्म हो गए। पेड़ों का जो पेड़ थे वही केवल बचे, और पेड़ भी अपने आप को रेगिस्तान में रहने लायक बना लिए और बड़े बड़े पेड़ बने। अब यही क्या था, जिराफ जिसका गर्दन छोटा था वो अपना गर्दन उठा के खाने लगा, और धीरे धीरे इसका गर्दन उठा के खाने के कारण इसकी क्या होगी, गर्दन क्या होगी, लंबी हो गई। सांप की टांग, सांप जब समुद्र में था तो अपने टांग के हिसाब से वो तैरता था, लेकिन जब वो स्थल पे आया, करोड़ों साल पहले की बात है, जब वो ये क्रिया एक दिन में नहीं हुई है, लाखों सालों में हुई है, तो जब ये स्थल पे आया सांप, तो इसको रेंगने, चूँकि अब तैरने के लिए तो कुछ था नहीं, हवा था, तो ज़मीन पे जब ये रेंगता था तो पैर इसके चलने में करते थे दिक्कत, इसलिए ये अपने रीढ़ द्वारा रेंगता था, पैर का इस्तेमाल कम। इस तरह कालांतर में धीरे धीरे पैर क्या हो गए, ख़त्म हो गए। ये अस्थायी लक्षण बन गए, जैसे जिराफ का गर्दन का ऊंचा होना, सांप की टांगों का विलुप्त होना। छायादार स्थान, फिर उसके बाद था शुष्क स्थानों के पौधे। शुष्क स्थानों के जो पौधे होते हैं वो धीरे धीरे इनमें इस तरह के गुण होते हैं कि इनकी पत्तियां जो होती हैं छोटी, कटीली, मुड़ जाती हैं, जिससे कि इन पे कम से कम धूप पड़े और पानी इनके शरीर से कम से कम वाष्प हो। और इनकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं, पानी की खोज में बहुत अंदर चली जाती हैं। कहाँ पे, रेगिस्तानी एरियो में। और तने इनके गूदेदार होते हैं, वजह इनको जब नमी मिलती है, पानी मिलता है, तो तनों के अंदर ये अपना पानी भर लेते हैं वक्त के लिए, कि अगर पानी न मिले तो इससे ये अपने पानी को शरीर को पानी सप्लाई कर सकें, जैसे कैक्टस खास तौर से आता है इसमें। छायादार स्थानों के पौधे, छायादार स्थान में जो पौधे होते हैं उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी, इनके पत्ते बहुत बड़े होते हैं। छाया के कारण इस पर सूर्य पड़ता नहीं है, इसलिए ये अपने पत्ते को धीरे धीरे बना लेते हैं बड़ा, कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर सूरज पड़े, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो और ये आगे बढ़ें। पौधे ये लंबे होते हैं, क्योंकि प्रकाश की खोज में ये ऊपर चढ़ते हैं, इसलिए इनकी हाइट ज़्यादा होती है। ये बेल की तरह भी होते हैं। तो छायादार स्थान के जो पौधे होते हैं इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, कहीं पर भी देखें जिनके पत्ते बड़े होंगे और वो चढ़ने वाली होती हैं तो समझिए कि वो छायादार वाला है, और जिनके पत्ते कटीले होंगे, पत्ते छोटे होंगे और तनों पे क्या होंगे, कांटा होंगे, समझिए कि ये शुष्क स्थान के पौधे हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है अंगों या उपांग, जो भी हमारे हिस्से, अंगों का उपयोग एवं अनुप्रयोग। जब वातावरण परिवर्तित होता है, लाखों सालों में, हजारों सालों में, तो होता क्या है कि वातावरण परिवर्तित होने के कारण जाहिर से बात है कि तापमान, जगह, स्थल में भी परिवर्तन आता है। उस कारण अब उस जीव की आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं। हो सकता है कोई जीव वहाँ न हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ठंड हो, तो उसकी आवश्यकताएं बन जाती हैं नई। अब उसके उस दौरान वो अपने कुछ अंगों का ज़्यादा प्रयोग करता है और कुछ का कम। तो जिस अंग का वो ज़्यादा प्रयोग करता है वो उसका विकास ज़्यादा होता है, और जिस अंगों का वो प्रयोग कम करता है उसका विकास कम होता है, या वो विलुप्त भी होता है, या केवल एक अवशेषी अंग के रूप में बच जाता है, जिसको अवशेषी अंग भी कहते हैं। अर्थात परिवर्तित नया वातावरण, नई आवश्यकता, जीव की क्या होगी, आवश्यकता क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और कुछ अंगों का अधिक प्रयोग और कुछ का कम होगा। तब अंगों का प्रयोग जब अधिक होगा तो अंगों का विकास भी अधिक होगा, और अंगों का अगर विकास प्रयोग अगर कम होगा तो उसका विकास भी कम होगा, और जिसका बिल्कुल नहीं होगा वो विलुप्त हो जाएंगे, अवशेषी अंगों की तरह ही वो बचेंगे। जैसे वर्मी अपेंडिक्स, हम लोग की आंतों में मिलने वाला, जहाँ छोटी आंत और बड़ी आंत मिलती है, उंगली के आकार की होती है, वर्मी अपेंडिक्स उसको कहते हैं। वो हो गया। कान, पहले कान थे बड़े, छोटे हो गए, इनका इस्तेमाल नहीं है अब, क्योंकि अपने कान हम हिलाते नहीं हैं अब, ऐसे गर्दन हिला के ही सुन लेते हैं, इसलिए अब कान का वो वाला इस्तेमाल नहीं रहा। निमेष पटल, चिड़िया, मगरमच्छ या जो भी होते हैं रेप्टाइल, वो अपनी आँखों के ऊपर उनकी झिल्ली होती है,
और वो अपने आँखों को उस झिल्ली को ऐसे करके आँख को कर लेते हैं साफ। जैसे आप कोई भी चिड़िया को देखें, मुर्गे को देखें, वो अपनी आँखों को ऐसे करके साफ कर लेते हैं। लेकिन मानव जब खड़ा होकर चलने लगा तो वो अपने ज़्यादातर हाथ का इस्तेमाल किया। तो आँख को भी साफ करने के लिए वो सीधा ऐसे अपने आँखों को साफ किया, जिसके कारण निमेष पटल का इस्तेमाल धीरे धीरे क्या हो गया, कम हुआ। और इस तरह वो धीरे धीरे क्या हो गया, उसका विकास खत्म हो गया और उपयोग भी हो गया खत्म। केवल वो अवशेष के रूप में बचा है हमारी आँख में, यहाँ किनारे तिकोने के रूप में बचा है केवल वो निमेष पटल। पूँछ, मानव के पहले पूँछ थे, अब नहीं है, उनका इस्तेमाल था ही नहीं, खड़ा होके चलने लगा, ख़त्म हो गया इस्तेमाल। त्वचा पे बाल थे, आज नहीं है। हमारे पूर्वजों के शरीर पे बहुत बाल थे, भालू की तरह एकदम बाल थे, लेकिन कपड़े का विकास हुआ और वो लोग कपड़े पहनने लगे और ठंड से बचने के लिए वो बहुत और भी तरीके वो इस्तेमाल करने लगे, जिससे इन बालों का इस्तेमाल क्या हो गया, अब ख़त्म हो गया। इसलिए हमारे शरीर पे अब ये बहुत कम है। इस तरह से हमने क्या देखा कि कोई भी जीव किसी वातावरण में जब रहता है और अपनी आवश्यकता अनुसार अपने शरीर के अंगों का प्रयोग जब वो करता है, तो जब अंगों का प्रयोग करता है तो उसे कुछ अंगों का विकास ज़्यादा होता है और वह उसका एक अस्थायी लक्षण बन जाता है अपने जीवन काल में। उसी को कहते हैं अधिक विकसित अंग, इसी को कहते हैं उपार्जित लक्षण, यानी अपने द्वारा अपने जीवन काल में प्राप्त किया गया एक विशेष लक्षण। ठीक है। उसके बाद चौथा आता है उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। इसमें क्या होता है कि जब कोई जीव अपनी, चौथा है ये पॉइंट, जब कोई जीव अपनी उपार्जित लक्षण अपने अंदर ले आता है तो उसके जीव, उसके संतान उसी इन्वायरमेंट में जब रहेंगे तो वो भी उसी मतलब इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं और वो भी उसी तरह के लक्षण प्राप्त कर लेते हैं। और धीरे धीरे हज़ारों लाखों सालों में क्या होता है कि यह संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते हैं लक्षण, और लक्षणों की इसी को वंशानुगति कहते हैं। यानी लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों में लगातार पहुंचना क्या होता है, वंशानुगति। और ये प्रत्येक अगले संतानों में यह लक्षण एकत्रित होती चली जाती है। जैसे चलना, हाथों से ऐसे करना, बोलना, देखना, ये सारे लक्षण पहले मानव में नहीं थे। भाषा का उसे ज्ञान भी नहीं था, बोलना भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे ये बोलते 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 आज हम लोग यहाँ पे हैं कि हममें अपने पूर्वजों से जो थे लक्षण बिल्कुल भिन्न है। गुफाओं में थे, चलते थे पैर और हाथ से, खड़े होकर चले, इस तरह चेंजिंग आया। तो क्या होता है, वो अगली संतानों में क्या होता है, ये चीज़ वो एकत्रित होता है और समय के साथ एक नई जीव का विकास और समय के साथ एक नए जीव का विकास होता है। इसी को कहते हैं वंशानुगति। ठीक। और यह क्रिया एक दिन में नहीं होती है, लाखों सालों में होती है। ये था लैमार्कवाद। इसके कुछ कमियां थीं, लोगों ने इसकी आलोचना भी थी। पहला, अंगों का प्रयोग न करने पर वह अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। जैसे पहलवान का शरीर अगर पहलवानी करना छोड़ दे तो वो फिर से पहले जैसा ही हो जाता है। जैसे आप जिम में जाएं, डोले शोले अपना बना लें, कुछ दिन बाद छोड़ेंगे फिर वहीं वो चलाएगा। दूसरा था बीजमैन का प्रयोग। इन्होंने क्या किया, 80 पीढ़ियों तक चूहे के पोंछ काटे, वो काटते रहे, उनकी संतानें अगली आती रहीं। पहला काटा, फिर अगला आया जीव, उसका काटा, इस तरह 80 पीढ़ियों तक काटा उन्होंने चूहों के पोंछ। लेकिन आगे जो आने वाली पीढ़ियां थी उनकी पूंछें थीं। इस तरह उन्होंने कहा कि ये नियम सही नहीं है। लड़कियों के कान नाक छेदना सदियों से चला आ रहा है। भारतीय संस्कृति हो चाहे दुनिया में और जगह, कानों में बाली या चीज़ें पहनने के लिए उनके नाक कान हमेशा छेदे जाते हैं। लेकिन सदियों से हो रहा है, हज़ारों सालों से, लेकिन आज भी जो बच्चे होते हैं उनके कान नाक पहले से छेदे हुए नहीं होते हैं। पहलवान का पुत्र पहलवान नहीं होता है, डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर जरूरी नहीं कि होगा, साइंटिस्ट का बेटा जरूरी नहीं कि साइंटिस्ट होगा, गायक का बेटा जरूरी नहीं कि गायक होगा। ये भी है, ये कमियां गिनाई गई। उसके बाद आता है नौ लैमार्कवाद। यानी इसमें क्या कहा गया, उसमें कुछ बातें कही गई कि जब पहलवान का बेटा पहलवान होगा, अगर उसे उसी परिस्थिति में रखा जाए कि वो मजबूर हो जाए पहलवानी के लिए,
फिर उसकी अगली पीढ़ी भी उसी तरह और लाखों सालों तक ये होनी चाहिए। एक छोटे से समय अवधि के दौरान नहीं होने चाहिए, लाखों सालों तक होना चाहिए। तो उसकी जीन में परिवर्तन आ जाएगा। जब जीन में उसके परिवर्तन आ जाएगा तो वही एक वंश से दूसरे वंश में जाएगी और वो कहलाएगी जीन की वंशानुगति। 9 लैमार्कवाद कहता क्या है कि किसी जीव के हाथ पर ज़बरदस्ती काट देने से कर देने से वो चेंजिंग नहीं आएगी जब तक उसके वो जीन में परिवर्तन न आए। जैसे बोलते हैं हम लोग, ये हम लोग के जीन में है तब हम लोग बोलते हैं। तो इसमें ये बात कही गई, क्या कही गई? जीन वाली बात। इसके समर्थक कौन थे? समनर थे जिन्होंने चूहों पे किया इसको प्रयोग। कैमरर थे जिन्होंने इसका प्रयोग सेलेहेंडर पे किया यानी बिलगोए पर। मैकडूगल थे, इन्होंने चूहे पर किया प्रयोग। पावलाव थे, इन्होंने कुत्ते पे किया प्रयोग। इस तरह से देखा जाए तो इन्होंने बताया प्राचीन काल में कुत्ते क्या थे? खतरनाक थे, लेकिन मानव उन्हीं कुत्तों को पाला जो स्नेही थे, जो खतरनाक थे उनको मार दिया। इस तरह लाखों सालों में जो आज आप कुत्ता देखते हैं वो अपने पूर्वज जंगली कुत्तों से भिन्न है। तो ये लैमार्कवाद का ये सिद्धांत है। अब देखिए इसमें आपको जानना क्या है। अगर आप एकेडमिक के हैं तो ये सारे चारों पॉइंट आपको हेडिंग डाल के लिखने होंगे, और ये बात भी अगर हाई स्कूल के आप स्टूडेंट हैं तो। लेकिन तैयारी करते हैं और एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप इन्वायरमेंट के लिए पढ़ रहे हैं इसे, तो इसमें सबसे पहले ये फ्रांस के थे। इनकी पुस्तक का नाम फिलॉसफी जियोलॉजी था। इन्होंने जैव विकास के सिद्धांत से ये संबंधित हैं। इन्होंने अपनी जो सिद्धांत दिया था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में दिया था, और उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। इन्होंने वातावरण के प्रभाव को ज़्यादा दिया है महत्व, कि वातावरण से ही जीव क्या होता है? परिवर्तित होता है, उसकी आवश्यकताएं क्या होती हैं? परिवर्तित होती हैं। अवशेषी अंग के बारे में भी आता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको जानने चाहिए कि लैमार्कवाद क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, इससे कुछ न कुछ आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इसको करिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो करिएगा इसको सब्सक्राइब। और पढ़ने वाले जो लोग हैं इसको इस पर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर करिएगा। तो मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में। अब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।